दोस्तों नमस्कार। आज मैं पीएमओ के एक ट्वीट के ऊपर आप सबसे चर्चा करने के लिए बैठा हूं। यह ट्वीट 1 सितंबर 2021 को लिखा गया है, पीएमओ के ऑफिशियल ट्विटर पर है। मैं इस ट्विटर को एक बार आप सबके सामने पढ़ देना चाहता हूं कि यह ट्वीट है क्या, ताकि जब बातें हम रखें तो बातें थोड़ी स्पष्ट और चीज़ें हम लोगों के समझ में आ सके। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं इस ट्वीट को पढ़ दूँ। पीएमओ का यह ट्वीट है, 1 सितंबर 2021 को है, शाम को 5:01 पे इसे अपलोड किया गया है ट्विटर पर। इसमें कहा गया है कि हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए यही अपनापन जब मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट के लिए मिलेगा तो कैसा लगेगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टाइप किए गए हैं और पीएमओ का ये ऑफिशियल ट्वीट है। इस संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवालात हैं जो इस ट्वीट के बाद स्वाभाविक रूप से खड़ा हो जाता है। मैं निजी तौर पर यह नहीं कहता कि आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी किस धर्म में आस्था रखते हैं, यह मेरे लिए कोई विषय भी नहीं है। बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आस्था संविधान में है अथवा नहीं है, संसद में है अथवा नहीं है। और यह बात लाजिम इसलिए है, यह सवाल लाजिम इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में किसी धार्मिक ग्रंथ का शपथ नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने संविधान का शपथ लिया था और मत्था भी उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर टेका था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी सराहना हुई थी उनके इस मत्था टेकने वाली चीज़ों का। क्योंकि सभी प्रधानमंत्रियों ने शपथ लिया है, संविधान का शपथ लिया है, लेकिन शायद 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि संसद की सीढ़ियों पे कोई प्रधानमंत्री मत्था टेका हो। ऐसे में जो महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस ट्वीट के जरिए अब यह बताने का कार्य किया जा रहा है या यह संदेश दिया जा रहा है कि जय श्री राम का नारा, उसका काम अब पूरा हो चुका है और अयोध्या का भी अब काम खत्म हो चुका है, क्योंकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया वहाँ चल रही है। तो क्या वर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के ही रास्ते पर चल रहे हैं? और ऐसा नहीं लगता है कि हरे कृष्ण का नारा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या हम कह लें कि पीएमओ, मथुरा को दूसरा अयोध्या बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या वह जनता की सेंटिमेंट्स को नहीं चेक कर रहा है कि कृष्ण को लेके इनकी भावनाएं क्या है? दूसरा जो सवाल ये खड़ा होता है कि कृष्ण का मेक इन इंडिया से क्या संबंध है? भारतीय परंपरा में हरे कृष्ण हरे राम या जय श्री राम या राम राम, ये सारी चीज़ें कही जाती हैं और आज भी गांव में धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया का इससे क्या वो है? यह सवाल जो है एक महत्वपूर्ण सवाल उभर के आता है कि पीएमओ ने जिस प्रकार से दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ ऐड करने की कोशिश किया है, वह मेक इन इंडिया का सीधा मतलब रोजगार से रहा, सर्विस सेक्टर से रहा, भारत की अर्थव्यवस्था से रहा। लेकिन हम देख चुके हैं कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है, रोजगार रसातल में चला गया है। तो अब इसका कॉम्बिनेशन, अगर मेक इन इंडिया का कॉम्बिनेशन हरे कृष्ण के साथ किया जा रहा है, तो मुझे यह लगता है कि ये सिर पर का एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल तो खड़ा होगा ही इस पर। अब दूसरी बात यह है कि मेक इन इंडिया में क्या है, थोड़ा सा हम उसकी भी अगर एक चर्चा कर लें। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं उसके बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत छोटी से तथ्यों को आपके जानकारी के लिए मैं रखने की कोशिश करूंगा कि मेक इन इंडिया क्या है। तो मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को देसी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया था। अब आज के डेट में यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत कितने उत्पादों का निर्माण हो रहा है।
हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि हमारी जीडीपी अभी हाल के दिनों में -23% तक गई थी। इसका मतलब साफ है कि उत्पादन के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़ चुके हैं। तो यह भी कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया एक फ्लॉप शो सिद्ध हो गया है। इसकी पूरी डिटेल आप तफसील से नेट पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो सर्च कर लें। जिन 25 सेक्टर को चयनित किया गया था मेक इन इंडिया के लिए, उनमें से मैं कुछ का नाम आपको बता दे रहा हूँ। ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, विमानन क्षेत्र है, जैव प्रौद्योगिकी है, रसायन है, निर्माण है, रक्षा विनिर्माण है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है, खाद्य प्रसंस्करण है। इस तरीके से 25 और कैटेगरियों को इसमें सम्मिलित किया गया था। और यह बात अब आईने की तरीके से साफ भी है कि इनमें से जितने कंपनियों को आप देखें, सब के सब जो है रसातलीय स्तर पर पहुंच चुके हैं। अब इन कंपनियों का, इस प्रकार की कंपनियों का अस्तित्व भी, छोटे मोटी कंपनियों का, लघु उद्योग का भारत में बचना भी मुश्किल हो रहा है। तो फिर इससे आप जो है, इसके जरिए आप इस हस्र को भी समझ सकते हैं कि मेक इन इंडिया क्या है। अब मसला यह है कि प्रधानमंत्री जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का अर्थ यह है कि उनका संवाद में कोई विश्वास नहीं है। जिसका संवाद में विश्वास नहीं हो, इसका मतलब है कि उनका लोकतंत्र में भी कोई विश्वास नहीं है। तो क्या माना जाए कि 70 साल में पहली बार देश को कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसका संविधान और संसद में किसी भी चीज़ में कोई भी विश्वास नहीं है। तो फिर तालिबान भी तो यही कर रहा है। तालिबान का लोकतंत्र में कहाँ विश्वास है? तालिबान भी जब अल्लाहू अकबर का नारा देकर गर्दन काटता है तो वह शरीयत के लिए लड़ता है। तालिबान ने इस बात को कभी नहीं छुपाया। और प्रधानमंत्री की जो मदर संस्था है, मातृ संस्था है आरएसएस, उसने भी कभी यह बात नहीं छुपाया कि वह हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता है। तो इस आधार पे क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि चाहे तालिबान हो चाहे आरएसएस हो, दोनों का जो है लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और दोनों एक प्रकार से अपने अपने देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किए या कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर यह कहा जाए कि जिस प्रकार से अमेरिका अफ़गानिस्तान को बदहाल अवस्था में छोड़ के चला गया, 20 साल तक वहाँ युद्ध लड़ा, ना जीता ना ही हारा, उसके बाद क्या उसके पाप का ठीकरा जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी के नेतृत्व में भारत उठाएगा। आखिर यूएनएससी ने तालिबान को अगर मान्यता दी है तो यह किसकी जवाबदेही बनती है कि एक आतंकी संगठन, जिसको वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया गया था, उस संगठन को आप मान्यता अगर देने का काम कर रहे हैं तो यह क्यों न कहा जाए कि अमेरिका का पाप अब भारत ढो रहा है। चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते नहीं, लेकिन विपक्ष का काम है कि वो जो है सवाल उठाए। और समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर का एक कार्यकर्ता होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लगातार सवाल पूछता रहूं। प्रधानमंत्री को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए इस पर कि लोकतंत्र को खारिज करके प्रधानमंत्री या उनकी मातृ संस्था का नेतृत्व करने वाले लोग किस प्रकार के दुनिया या किस प्रकार के देश का निर्माण करना चाहते हैं। धन्यवाद।